जोग्राफ़ी आपको पता ही है, ये इसकी ब्रांचेस होती हैं एंड ये वाली किताब कर रहे थे हम। एक तो फिज़िकल जोग्राफ़ी है आपकी, राइट। इसके अंदर हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं जो कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में होती है, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में आती है एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो थर्ड सेमेस्टर की किताब है ये आपकी फ़िज़िकल जोग्राफ़ी, ये सेकेंड आपका आ गया, ठीक है। एंड इट इज़ फॉर योर थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। इट्स फॉर योर थर्ड सेमेस्टर। चैप्टर नंबर 1 वेदर एंड क्लाइमेट कवर करवा चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 2 कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर देखेंगे। इसमें बहुत सिंपल सा चैप्टर है। पहले तो एक डेफिनेशन देखेंगे कि भाई एटमॉस्फेयर जो है वो होता क्या है। तो देखो, अर्थ के आसपास जो है एयर का, ये अर्थ है, एयर अर्थ के आसपास ये थोड़ी सी लेयर होती है एयर की, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। जो एयर है एटमॉस्फेयर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाती है अर्थ का ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अर्थ के आसपास ये एटमॉस्फेयर की लेयर क्यों एग्जिस्ट करती है, मतलब ऐसा क्यों है कि ये इसी बॉर्डर लाइन पे जो है एटमॉस्फेयर है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एयर है वो इस तरह से अर्थ के जो है सराउंडिंग में मिलती है। ये कुछ और डेफिनेशंस दे रखी है एटमॉस्फेयर की। थिन लेयर ऑफ गैस हेल्ड बाय द अर्थ बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, समझ में आया। अब ब्लैंकेट ऑफ गैसेज, सस्पेंडेड लिक्विड्स एंड सॉलिड्स दैट एंटायरली इनवल्व्स द अर्थ एक्सटेंडेड आउटवर्ड सेवरल थाउजेंड किलोमीटर्स। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है गैसियस एनवलप है, सेवरल हंड्रेड माइल्स थिक, बहुत मोटा है ये, थिक कितना, सेवरल हंड्रेड माइल्स थिक, विथ सराउंड्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड अर्थ, जो कि अर्थ को जो है सराउंड करता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो इस एटमॉस्फेयर में एयर है वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, कोई स्मेल नहीं आती, टेस्टलेस है, मोबाइल है, इलास्टिक है, कंप्रेसिबल है और एक्सपेंसिबल है, ठीक है। हम एयर की एग्जिस्टेंस फील नहीं करते जब तक वो तेज़, मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम हवा को थोड़ी अपने आसपास फील करते हैं। तो कब फील करते हैं, जब तेज़ हवा चलती है। और तेज़ हवा यानी कि विंड, यानी कि जब स्पीड में हवा मूव करते हैं उसको विंड कहते हैं, तभी हम एयर को जो है फील कर सकते हैं, राइट। देयर आर डिफरेंसेज इन ओपिनियन रिगार्डिंग द थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर वो कितना थिक है उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ डिफरेंसेज रहते हैं ओपिनियन में जोग्राफर्स के। पहले माना जाता था कि सिर्फ 800 किलोमीटर मोटा है वो, लेकिन अब जो है कुछ ऐसा माना जाता है कि 3200 किलोमीटर थिक जो है एटमॉस्फेयर है, जो कि अर्थ को सराउंड करता है। कोई क्लियर कट अपर लिमिट उसकी नहीं है। ग्रेजुअली से देखो, ये आपकी अर्थ है, फिर ये आपका लेयर है एटमॉस्फेयर की, इसकी जो थिकनेस पहले इतनी मानी जाती थी, अब इतनी मानी जाती है, लेकिन कोई क्लियर कट अपर लिमिट नहीं है कि ये अर्थ तो यहाँ ख़त्म हो गई, पता है कि यहाँ एटमॉस्फेयर ख़त्म हो गया, ऐसा कोई क्लियर कट अपर लिमिट नहीं है। ग्रेजुअली ये एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पर, ये आउटर स्पेस है, आउटर स्पेस में जो है ये जाके मिल जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो लाइक दी ऑरिजिन ऑफ अर्थ, जो एटमॉस्फेयर का ऑरिजिन है वो भी मिस्ट्री है थोड़ी सी, पता नहीं कैसे बना था, राइट। कंप्लीटली सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते हम कि एटमॉस्फेयर जो है वो ऐसे ही ओरिजिनेट हुआ था। डिफरेंट व्यूज़ हैं इसके रिगार्डिंग। पुराना व्यू जो पहले मानते थे वो ये था कि भाई जो अर्थ है डिड नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर ऑफ टाइम ऑफ इट्स बर्थ, कि जब अर्थ जो है, जब अर्थ बनी थी तब अर्थ का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। बाकी प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम के, उन्हीं की तरह अर्थ जो है वो गैसियस स्टेट में था जब अर्थ बना था तब। फिर अर्थ के बनने के बाद जो अर्थ है वो कूल होना स्टार्ट हुआ टाइम के साथ साथ। फिर बहुत सारी गैसेस जो है वो कन्वर्ट हुई थी लिक्विड्स में, सॉलिड्स में। पहले गैसियस था, फिर कूल होना स्टार्ट हुआ, तो जो एक गैसेस थी ये कन्वर्ट हुई लिक्विड्स में, सॉलिड्स में। तो सॉलिड्स से वो कॉन्टिनेंट बन गए, और जो लैंड मासेस थे या लैंड मास बन गए सॉलिड, और जो लिक्विड्स थे वो ओशन सीज या वाटर बॉडीज़ बन गई। और रिमेनिंग पार्ट जो रह गया इस अर्थ का, जो कूल डाउन नहीं हुआ और सिर्फ गैस रह गया, वो एटमॉस्फेयर बन गया। तो पहले ये माना जाता था। न्यू व्यूज़ क्या हैं कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो 60 करोड़ ईयर्स अगो आया था वो इस एरा में। ये एरा हम पढ़ते हैं बेसिकली, जब जोग्राफी पढ़ते हैं उसमें हम कुछ एराज पढ़ते हैं, तो ये आप छोड़ भी सकते हो। सिर्फ देखो आज से इतना टाइम पहले जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर बना था। जो सोलर विंड्स हैं फ्रॉम द सन कॉज स्कैटरिंग ऑफ गैसेज अराउंड प्लैनेट्स नियर द सन इनटू द स्पेस, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर है प्लैनेट्स के अराउंड नियर द सन वो डिस्ट्रॉय हो गया था, बट डिस्टेंट प्लैनेट जैसे कि आपका जुपिटर है, सैटर्न है, उनका फिर भी कुछ एटमॉस्फेयर था। लेकिन अर्थ का जो एटमॉस्फेयर तो कैसे बना था, स्कैटरिंग ऑफ गैसेस बाय द एटमॉस्फेयर बाय द सोलर विंड्स, ठीक है। तो मेन गैसेस जो एटमॉस्फेयर की था टाइम और हाइड्रोजन। कहने का क्या मतलब है कि भाई जो सन है उसकी गैसेस की सोलर विंड्स थी, सन की सोलर विंड्स थी, उसकी वजह से जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है बना था। कि भाई सोलर विंड्स की वजह से जो एटमॉस्फेयर में गैसेस थी वो स्कैटर कर गई थी और उससे अर्थ का एटमॉस्फेयर बन गया। और अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसकी मेन गैसेस उस टाइम पे थी हाइड्रोजन, मीथेन, वाटर वेपर। अर्थ जो है इन गैसेस को अर्थ ने अट्रैक्ट किया ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से, इसलिए हम डेफिनेशन में कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल देखते हैं, ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। तो कुछ गैसेस जो है अर्थ के अंदर घुस गई जब अर्थ बन रहा था, और कुछ गैसेस जो है वो सिर्फ बाहर ही रही और एटमॉस्फेयर का इंटीग्रल पार्ट उन्होंने बनाया, ठीक है।
सो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस जो एटमॉस्फेयर की थी उस टाइम पे वो वाटर वेपर थी। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर की वजह से बारिश होती है, सबको पता ही है ये चीज़ तो, और बहुत सालों तक ऐसे बारिश होती रही अर्थ पे, बिकॉज जो गैसेज हैं उसकी कंडेंसेशन होने लगी थी, प्रेसिपिटेशन इसलिए, प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश हुई, ठीक है। जो रेन वाटर है फिर वो अर्थ के गड्ढों में डिप्रेशन से भर गया और ओशंस बन गए। हाइड्रोजन गैस जो है फ्रॉम वाटर, वो इस फेस की बारिश आ रही है, प्रेसिपिटेशन वाटर है, वाटर H2O होता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस है, तो जो वाटर से हाइड्रोजन गैस थी वो अर्थ के स्पेस में चली गई, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो केमिकल रिएक्शन से बन गई थी यहाँ पे जब ये बारिश हो रही थी। तो गैसेस जो है इस न्यू एटमॉस्फेयर का, जो एटमॉस्फेयर बना है अर्थ का, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई थी, ठीक है। तो आजकल जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का वो काफ़ी अलग है इन कंपैरिजन टू जो उसका बिगिनिंग में एटमॉस्फेयर जब अर्थ बना था तब का, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स जो हैं अर्थ पे, जो अर्थ पे रहते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो आज का एटमॉस्फेयर है उसको बनने में, यानी कि जैसा आज का एटमॉस्फेयर है कहीं ना कहीं वो जो लोग यहाँ पे रहते हैं उससे इन्फ्लुएंस होता है, लोग बेसिकली नहीं, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। स्टार्टिंग में तो ऑर्गेनिजम्स थे नहीं ना। तो जो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जो थे अर्थ पे वो दो तरीके से डेवलप हुए थे। पहला भी उन्होंने अमोनिया यूज़ किया था पहले वाले एटमॉस्फेयर से कंपाउंड्स बनाने के लिए, और दूसरा सोलर एनर्जी को यूज़ किया था फूड बनाने के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस किया था। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट निकला। अब फोटोसिंथेसिस हुआ तो ऑक्सीजन रिलीज होती है ना, तो जो ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे रहते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है ब्रीदिंग के लिए, तो प्लांट्स जो है वो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं आज के प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में, ठीक है। कुछ गैसेस जो थी उस टाइम के पुराने एटमॉस्फेयर में ओशंस में घुस गई, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर के अंदर थी वो रॉक्स के साथ क्या कहते हैं उसको रिएक्ट करती है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। आज से 60 करोड़ साल पहले जो ऑक्सीजन है वो सी वाटर में घुस गई थी और सी ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे पैदा हुए, ठीक है। यहाँ प्लांट्स हो गए, यहाँ सी ऑर्गेनिजम्स बन गए, ठीक है। और जो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, जो सी ऑर्गेनिजम्स है उन्होंने इस कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ किया अपने शेल्स बनाने के लिए, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, उनकी वजह से ये शेल जो है बने, उनकी हेल्प से भी। नाइट्रोजन भी थी उस टाइम पे, भाई नाइट्रोजन जो है इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो उस टाइम का जो एटमॉस्फेयर था वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके रिएक्शन वगैरह होकर जो है नाइट्रोजन बन गया। आज नाइट्रोजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एटमॉस्फेयर में। पूरे एटमॉस्फेयर में 78% तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है आजकल के एटमॉस्फेरिक गैसेस का। तो ये माना जाता है कि भाई इस तरह से जो है बारिश हुई या कैल्शियम कार्बोनेट बना, ये रिएक्शंस हुए, इस तरह से नया व्यू है कि जो एटमॉस्फेयर है वो बना कैसे था। अब देख लेते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, उसके साथ साथ वाटर वेपर्स भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। तो बहुत सारी गैसेज हैं जैसे कि नाइट्रोजन हो गई, जो मेजर पोर्शन है बताया था अभी 78% नाइट्रोजन है, 78.03%। फिर ऑक्सीजन है 20.99%, यहाँ पे आप देख सकते हो। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनन और ओजोन, इतना परसेंट ये है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये इकट्ठा कितना परसेंट बनता है? 99% बनता है पूरे के पूरे एटमॉस्फेरिक एयर का, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट गैसेज जैसे कि नाइट्रोजन हो गई जो लार्जेस्ट है ही, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फोर्स ऑफ विंड्स और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज लार्जली ड्यू टू नाइट्रोजन। जो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे इसको, विंड जो है उसका जो फोर्स, विंड जो फोर्स लगाता है वो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये किसकी वजह से होते हैं? बिकॉज एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, उसकी वजह से ये सारे फिनोमिना जो है हो रहे हैं। नाइट्रोजन में कोई कलर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, ऑर्डर यानी कोई स्मेल नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन अवॉइड्स क्विक बर्निंग, एकदम से जो है आग नहीं लग जाती इसमें, ठीक है। इट विल बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल फायर इन द एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन। और अगर भाई कोई एरिया जहाँ पे आग लग रखी है वहाँ नाइट्रोजन नहीं है तो उस आग को हम बुझा नहीं सकते, बहुत काफ़ी मुश्किल हो जाएगा उस आग को बुझाना। नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन जनरेट करता है प्लांट्स में, जो कि मेन सोर्स है प्लांट्स के फूड का। पता पढ़ रखा है हमने काफ़ी ज़्यादा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं साइंस में। और ये गैस जो है एक्सटेंड करती है इतनी हाइट तक, ठीक है, मतलब इतने किलोमीटर की हाइट तक सी लेवल से बेसिकली यहाँ पे वो नाइट्रोजन आपको मिल जाएगी। सी लेवल नहीं, बेसिकली जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें इतनी हाइट तक आपको ये मिलेगी नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन लाइफ गिवर है, ऑब्वियसली ब्रीदिंग के लिए बहुत एसेंशियल है। जो कुछ चीज़ जलानी है तो वहाँ ऑक्सीजन होनी चाहिए। एनर्जी का मेन सोर्स है ये, और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी सॉलिड बेस प्रोवाइड करता है। इतने किलोमीटर तक जाती है, लेकिन जो इसकी मेन कंसनट्रेशन है सिर्फ 16 किलोमीटर तक ही रहेगी, ठीक है। मेन कंसनट्रेशन एटमॉस्फेयर के 64 किलोमीटर तक आपकी हाइट तक ये ऑक्सीजन है, लेकिन जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो सिर्फ 16 किलोमीटर तक मिलती है आपको ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड हैवीएस्ट गैस है, लोअर लेयर्स में आपको मिलेगी एटमॉस्फेयर की, सिर्फ इतने तक मिलेगी हाइट में, स्मॉल क्वांटिटी में। देखिए ये 0.04% बनाती है पूरे एटमॉस्फेयर का, ठीक है, बहुत कम है, फिर भी मोस्ट एसेंशियल गैस है फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है, ठीक है। और इट इज़ इंपॉर्टेंट मेट्रोलॉजिकली ऑल्सो बिकॉज इट इज़ ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोशल रेडिएशन बट ओपेक टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। देखो क्या चीज़ है कि भाई जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, यानी कि जो ये अर्थ है ये सन है, सन से सोलर रेडिएशन आ रही है, राइट। सन से जब सोलर रेडिएशन आ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ अर्थ के अंदर तो घुस गई, लेकिन
जो हीट अर्थ के अंदर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर की बेसिकली बात हो रही है, राइट। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाती बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड ओपेक है उसके लिए। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से सन से जो गर्म है, सोलर रेडिएशंस है, गर्म रेडिएशंस है, राइट। ऑब्वियसली जो ये हीट है ये आपकी अर्थ के अंदर तो घुस जाएगी लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाएगी बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तभी तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो अर्थ है वो वार्मर रहती है, इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर में तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का वो इंक्रीज हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो दिक्कतें हैं वो आ जाती है। फिर हाइड्रोजन ये एक लाइट गैस है, इतने किलोमीटर तक रहेगी। और द हैवियर गैसेज, ऑब्वियसली बात है, पहले नीचे आपकी हैवियर गैसेज होगी ना, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर आपकी हाइड्रोजन आएगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी हैवियर गैस है। फिर ओजोन की अगर हम बात करें तो बहुत स्पेशल वैरायटी ऑक्सीजन गैस की, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में मिलती है अपर एटमॉस्फेयर में। ओजोन लेयर हमें बचाती है किससे? यूवी रेज जो सन से निकलती है वो अर्थ तक नहीं आ पाती। इतने किलोमीटर मिलेगी अर्थ सर्फेस, यानी अर्थ सर्फेस के इतने किलोमीटर, 10 से 50 किलोमीटर तक आपको ओजोन मिल जाएगी। ये कंपोनेंट्स हैं लोअर एटमॉस्फेयर का, आपको दिख रहा है नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, राइट, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस। ये वही टेबल है, उसको इस तरह से बना के दिखा दिया है। फिर वाटर वेपर, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, गैसेस पढ़ लिया। गैसेस के बाद वाटर वेपर जो है वो भी आपके एटमॉस्फेयर के अंदर है, ठीक है। अभी तो हम क्या देख रहे हैं? गैसेस ऑफ ड्राई एयर। जो ड्राई एयर है उसके अंदर गैसेस कौन कौन सी है, लेकिन वाटर वेपर्स भी तो होते हैं। ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं ना, ह्यूमिडिटी, भाई अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो वाटर वेपर भी होते हैं इसके अंदर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है नियरली 2% है, मतलब एटमॉस्फेयर का 2% वाटर वेपर होता है, ठीक है। जब गर्मी है थोड़ी सी, मतलब जो आपके बेसिकली गर्म एरियाज़ जो हैं, वेट ट्रॉपिक वाले जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो आपका वाटर वेपर है वो 4% तक भी पहुँच जाता है एटमॉस्फेयर में। जो ड्राई एरियाज़ हैं, कोल्ड एरियाज़ हैं, डेजर्ट्स वाले एरियाज़ हैं, कोल्ड यानी कि पोलर रीजन्स वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे 1% से भी कम आपके वाटर वेपर जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। इवन जो ड्राइएस्ट एयर है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ वाटर वेपर होता है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत गर्म क्षेत्र है तो वहाँ पे वाटर वेपर होंगे ही नहीं एटमॉस्फेयर में, ऐसा नहीं है। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो डिक्रीज़ होता है ऑल्टीट्यूड के साथ। जैसे जैसे आप ऊपर मूव करते जाते हो तो ठंड बढ़ती जाती है, ठंड बढ़ती जा रही है तो वाटर वेपर जो है वो कम होते जाते हैं, ठीक है। इवन जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो तब भी वाटर वेपर की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में कम होती जाएगी, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो ये आपका अर्थ है, सोलर रेडिएशंस आ रही है, एटमॉस्फेयर है अर्थ का, उसके अंदर वाटर वेपर है। तो जो वाटर वेपर है वो इस सन की रेडिएशंस को, सन की इंसोलेशन को, सन की हीट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और यहाँ अगर एब्जॉर्ब हो गया वाटर वेपर की वजह से सन की रेज, तो अंदर यहाँ अर्थ तक नहीं पहुँच पा रहा ना, तो थोड़ा सा कूल टेम्परेचर हो गया वहाँ पे, राइट। तो एक ब्लैंकेट की तरह वाटर वेपर एक्ट करते हैं कि भाई इस वाटर वेपर की वजह से ना तो बहुत ज़्यादा ठंड हो सकती और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म क्लाइमेट जो है वो इस एरिया में हो सकता है, ठीक है। फिर डस्ट पार्टिकल्स, ऑब्वियसली वाटर वेपर के अलावा जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी एटमॉस्फेयर में होते हैं। जब एयर ब्लो करती है विंड की तरफ बहुत स्पीड से, जब बहुत ठंड स्पीड में जो है हवा चलती है तो उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स लेके चलती है अपने साथ, पता ही आपको पता है, ठीक है। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इंक्लूड सी सॉल्ट। कहाँ से आते हैं ये डस्ट पार्टिकल्स? सी सॉल्ट से, सॉइल से, मिट्टी से, ऐश से, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, डस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है आपकी एज डस्ट पार्टिकल फ्लो करती हैं एयर के साथ साथ। डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो लोअर गैसेस में ज़्यादा मिलेंगे आपको, येट कन्वेंशनल एयर करंट्स में कैरी देम टू ग्रेटर हाइट। ऑब्वियसली जब एयर मूव करती है, ऐसे ऐसे एयर मूव कर रही है तो अपने साथ वो डस्ट पार्टिकल्स को ग्रेट हाइट पे भी कैरी करती है। कुछ इसमें है नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक है ये, ठीक है। अब डस्ट पार्टिकल्स सब ट्रॉपिकल रीजन में, टेम्परेट एरियाज़ में ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे गर्म क्लाइमेट है, विंडी कंडीशंस है इक्वेटोरियल और पोलर रीजन से कंपैरिजन में, तो इसलिए यहाँ पर कम आपके डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे। लेकिन सब ट्रॉपिकल में और टेम्परेट एरियाज़ में ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। जो डस्ट पार्टिकल्स है वो हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह एक्ट करते हैं कि भाई ये आपके यहाँ पे डस्ट पार्टिकल है, उसके अराउंड जो वाटर वेपर है वो आ रहे हैं, यहाँ पे कंडेंस हो रहे हैं और उसकी वजह से क्या है, क्लाउड्स बन रहे हैं। मतलब डस्ट पार्टिकल जो है उससे आगे वाटर वेपर चिपक रहे हैं, कंडेंसेशन हो रही है, तो उसकी वजह से क्लाउड्स जो हैं वो बन रहे हैं, ठीक है। अब मान लो ये आपका डस्ट पार्टिकल है, ये डस्ट पार्टिकल है, सन की रेज आई, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब वापस से ऐसे वापस भेज दी सन की रेज। ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है डस्ट पार्टिकल्स की वजह से। डस्ट पार्टिकल्स की वजह से ही जो आपका कई बार आपको दिखता है ना रेड ऑरेंज कलर का आसमान, मतलब रेड या ऑरेंज कलर का आसमान जो आपको दिखता है कभी कभी, तो वो इस डस्ट पार्टिकल की वजह से ही दिखता है। अभी आपको टर्म्स पता ही होगी, डॉन और डस्क। डॉन मतलब सनराइज़ के टाइम जो आपका जब सन उग रहा होता है तो थोड़ा सा आपको रेड कलर का सा आसमान दिखता है, तो किस वजह से होता है? डस्ट पार्टिकल की वजह से। सिमिलरली जब सनसेट होता है उसको हम डस्क कहते हैं, तो वो कब होता है? जब आपका सूरज जो है ढल रहा होता है और आपको ऑरेंज टाइप का जो है आसमान दिखता है। शाम को आपने देखा होगा काफ़ी बार कि ऑरेंज कलर का आसमान दिखता है, ठीक है। उसके अलावा कई बार जो आपका स्मोक है, स्मोक जिसको हम कहते हैं स्मोक प्लस फोग,
वो भी किसकी वजह से कॉज अप होते हैं, डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल की वजह से ही स्मॉग जो है आपको ठंड के टाइम पे जो दिखता है, बेसिकली जब स्मॉग, धुआं और फॉग जो है आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। स्काई ब्लू क्यों दिखती है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भाई स्काई जो है ब्लू दिखती क्यों है, वाइट लुक्स ब्लू, लुक्स की बात है, इज़ ब्लू नहीं, भाई दिखती क्यों है ब्लू, ये नहीं पूछ रही मैं ब्लू क्यों है वो, मैं ये बोल रही हूँ जो स्काई है वो ब्लू दिखती क्यों है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में है, तो उसकी वजह से जो स्काई है वो ब्लू दिखती है। तो ये हमने पढ़ा कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ऑरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब ज़रा हम यहाँ पे देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है आपको पता ही है काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं एयर की, जो हम पढ़ते ही हैं भाई, बहुत सारी लेयर्स। इस तरह से आपकी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो लोअर मोस्ट लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फियर है। एवरेज हाइट 16 किलोमीटर है, ठीक है। एवरेज हाइट का मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी ट्रोपोस्फियर की लेयर जो है 16 है, देखो आप देख रहे हो इस तरह से है, यानी कि यहाँ पे हाइट कम है, यहाँ पे हाइट ज़्यादा है। तो सबसे कम हाइट कितनी है, 8 किलोमीटर, मतलब सबसे कम नहीं, मतलब बेसिकली कैसे बात, पोल्स जो है, पोल्स का जो रीजन है वहाँ पे 8 किलोमीटर की हाइट है, और इक्वेटर तक देखो आप ये रहा 18 तक हाइट है। ये टेबल आपको आनी चाहिए कि हाइट कितनी है, ये टेम्परेचर वगैरह पूरी टेबल इसको कर लेना, आंसर राइटिंग में यूज़ हो जाएगी काफ़ी अच्छे तरीके से। थिकनेस जो है ट्रोपोस्फियर की वो ग्रेटेस्ट है कहाँ पे, इक्वेटर पे। क्यों, अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ हीट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट्स, क्योंकि जब लेयर ऐसी है, मान लो ऐसे एयर मूव कर रही है, गर्म हवा, तो गर्म हवा जब ऐसे ऊपर उठ रही है तो ये ऐसे जाने की जगह ये ऐसे जाएगा, यहाँ से ऊपर उठेगा, ये एयर मास, राइट, एयर मास तो है ये। तो उसकी वजह से जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे हीट ज़्यादा होती है, राइट, इक्वेटर पे हीट ज़्यादा है, लो प्रेशर वाला एरिया बनता है, तो लो प्रेशर से जो हवा है, गर्म हवा ऊपर उठती है, तो इसलिए ये एयर मास जो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ है यहाँ से। तो हाइट है ट्रोपोस्फियर की वो एक गिवन लैटिट्यूड पे ज़्यादा होती है समर पे, अगेन ये सेम रीज़न है। अगर मान लो आप ये देखो समर के टाइम पे तो इतनी हाइट है, हल्की सी कम हो जाती है एक सेम लैटिट्यूड, मतलब अगर आप इस लैटिट्यूड पे चेक कर रहे हो क्या, ट्रोपोस्फियर की हाइट समर्स के टाइम पे तो ज़्यादा मिलेगी, विंटर्स के टाइम पे इसी लैटिट्यूड पे ट्रोपोस्फियर की हाइट कम मिलेगी, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है विद हाइट इन दिस लेयर, जैसे जैसे इस लेयर के अंदर सिर्फ इस लेयर की बात करी जा रही है, इस लेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा। अभी तो क्लोजेस्ट लेयर है ना अर्थ की, आप अर्थ में सोच के देखो, आप जब अगर इंडिया में सोच के देख लो ना, ऊपर हाइट्स पे जाते हो, माउंटेन रीजन्स में जाते हो, तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है ना, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है कि जब आप 165 मीटर्स ऊपर चलते हो, 165 मीटर्स ऊपर चलते हो हाइट में, तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। या 1 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर किया हाइट में, तो आपका 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया। अब ट्रोपोस्फियर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर है मैन के लिए, क्योंकि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। डस्ट पार्टिकल बताइए था मैंने कितना इंपॉर्टेंट है। वाटर वेपर्स इस लेयर में होते हैं, वो भी मैंने तुम्हें बताया क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सारे जो वाइटल प्रोसेसेस हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, वेदर कंडीशन से रिलेटेड, वो सारे ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। फिर आती है अभी स्ट्रेटोस्फियर, और ये ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में जो ये है, बेसिकली ट्रोपोस्फियर की जो अपर लिमिट है कि यहाँ ट्रोपोस्फियर खत्म हो गया, उसको कहते हैं ट्रोपोपोज। ये बहुत अनस्टेबल और बहुत थिन लेयर है। जो ट्रोपोपोज है सिर्फ 1.5 किलोमीटर थिकनेस है इसकी। टेम्परेचर यहाँ पे घटना कम हो जाता है, मैंने क्या बोला कि ट्रोपोस्फियर लेयर में जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये देखो आप ट्रोपोपोज, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, -80 डिग्री सेल्सियस ओवर द इक्वेटर, एंड ओवर द पोल्स -45 डिग्री सेल्सियस। मतलब ट्रोपोपोज जो है, ऐसा तो नहीं भाई ये अर्थ है, मान लो ये आपकी ट्रोपोपोज वाली लेयर है एटमॉस्फेयर की, ठीक है। तो जो ट्रोपोपोज है वहाँ पे आपका इक्वेटर के आसपास इतना टेम्परेचर है इस लेयर में, ट्रोपोपोज में, और पोल्स में इतना है, ठीक है। लोएस्ट टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में जो है वर्टिकली ओवरहेड टू इक्वेटर ओवर द पोल्स। अब देखो इसके अंदर क्या चीज़ है, आपका जो इक्वेटर है वहाँ पे टेम्परेचर -80 है, और जो आपके पोल्स हैं वहाँ पे टेम्परेचर -45 है। अब भाई ये वाला टेम्परेचर ज़्यादा है, ये वाला टेम्परेचर ज़्यादा है, ये वाला टेम्परेचर ऑब्वियसली ये कम है, ये ज़्यादा है। नेगेटिव में ये तो होता है ना, ये 0 है, -1 है, -2 है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो ये टेम्परेचर कैसा है, कम है। ये टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा है। इक्वेटर पे टेम्परेचर कम है, पोल्स पे टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये तो पैराडॉक्स सिचुएशन नहीं बन गई। हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि भाई पोल्स में थोड़ा ठंडा हो जाए इक्वेटर के कंपैरिजन में, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि ट्रोपोस्फियर जो है वो इक्वेटर पे इतनी ऊंचाई पर है और पोल्स पे सिर्फ इतनी ऊंचाई पे है, इसीलिए ये टेम्परेचर का डिफरेंस है। जब टेम्परेचर इक्वेटर पे और पोल्स पर हम देखें तो क्या होना चाहिए कि भाई इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है इक्वेटर पे इन कंपैरिजन टू पोल। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस लेयर में जो इक्वेटर पे टेम्परेचर है वो कम है इन कंपैरिजन टू पोल,
तो एक पैराडॉक्स होगा कि जो होता है एक्चुअल में वो नहीं हो रहा। अभी ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भाई इक्वेटर की जो हाइट है वो भी तो ऊपर है ना, जितना ऊपर होगा उतनी ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा, और पोल्स की हाइट यहाँ पे कम है इस लेयर की, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेयर है ये आपकी स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जो है उसकी हाइट इतनी है, पोल्स पे थिकर है ये इक्वेटर के कंपैरिजन में, टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है इस लेयर में, ठीक है। और इन दिस लोअर पोर्शन अपॉन द हाइट ऑफ 20, देखो यहाँ से आपकी ये है, अब ये 20 किलोमीटर तक का जो ये मान लो यहाँ से लेके ये इतना 20 किलोमीटर है, अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इस 20 किलोमीटर तक की हाइट में इस लेयर में, स्ट्रेटोस्फियर में। फिर बाद में वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है, 20 लेयर तक यहाँ तक कांस्टेंट रह गया 20 किलोमीटर तक, फिर बाद में टेम्परेचर इंक्रीज़ होना स्टार्ट किया। क्यों? ओजोन गैस की प्रेजेंस की वजह से। अब ओजोन गैस जो है वो सन की यूवी, यहाँ पे ओजोन गैस है, ओजोन लेयर है, तो वो सन की यूवी रेस को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। अब सन की रेडिएशंस गर्म होती है तो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो टेम्परेचर भी तो गर्म होगा, और गर्म टेम्परेचर यानी कि गर्म एरिया होगा यहाँ पे, गर्म एरिया यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। इस लेयर में कोई क्लाउड्स नहीं होती, कोई कन्वेंशनल करंट्स नहीं होती, थंडरिंग, लाइटिंग, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स कुछ नहीं होता। एयर जो है सिर्फ ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस स्ट्रेटोस्फियर में जो है मूव करती है। फिर सेम स्ट्रेटोस्फियर की जो ये अपर लेयर है जो कि उसको मेसोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को सेपरेट करती है, जो ये लेयर है इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोपोज। यहाँ पे मैक्सिमम ओजोन गैस है, तो जो ये वाली लेयर है इसमें आपकी मैक्सिमम ओजोन गैस आपको मिल जाएगी। ओजोन गैस क्या करती है? आपके सन की यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। जो लोएस्ट पोर्शन है स्ट्रेटोस्फियर का, जहाँ पे मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ ओजोन है, जो स्ट्रेटोस्फियर का लोअर पोर्शन है जहाँ पे आपका क्या है? मैक्सिमम कंसनट्रेशन है किसकी? ओजोन की, उसको हम कहते हैं ओजोनोस्फेयर। उसकी हाइट इतनी है, ठीक है। अपर लिमिट एक्सटेंड्स टू इतना किलोमीटर अबव सी लेवल से इतना है। तो ओजोन जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ गैस है विद 3 एटम आइसोटोप ऑफ ओजोन। आपको पता ही है ओजोन को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन के 3 एटम की बेसिकली बात हो रही है। फिर मेसोस्फियर आपको दिख रहा होगा, ये रहा स्ट्रेटोस्फियर के बाद नेक्स्ट लेयर मेसोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर है, इसकी हाइट इतनी 80 किलोमीटर। टेम्परेचर यहाँ डिक्रीज़ होता है विद हाइट, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज़। इस लेयर में क्या हो रहा है? इंक्रीज़। इसमें क्या हो रहा है? डिक्रीज़। इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज़। तो याद रखना ऑल्टरनेट है, डिक्रीज़ इंक्रीज़, डिक्रीज़ इंक्रीज़, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है हाइट में, इतना तक टेम्परेचर पहुँच जाता है इस 80 किलोमीटर की हाइट पे, अपर लिमिट जो मेसोस्फियर की है। तो इस लेयर को जो है बेसिकली जो अपर लिमिट है मेसोस्फियर की, ये वाली जो लेयर है इसको हम कहते हैं मीजोपोज, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेयर आती है ये वाली आइनोस्फियर। ये इसकी बेसिकली हाइट है, मेसोस्फियर के डायरेक्टली ऊपर होती है ये, एंड इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, जिसको हम आयंस बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम ये है। जो आपकी रेडियो वेव्स होती है, जो रेडियो काम करता है, उसकी जो वेव्स है वो डेट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ और रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, ठीक है। जो रेडियो वेव्स ऊपर स्पेस तक जाती है, तो यहाँ तक रेडियो वेव्स पहुँचती है, वापस से अर्थ तक पहुँच जाती है इस लेयर से रिफ्लेक्ट बैक करके। तो जो ये लेयर है ये रेडियो वेव को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है हाइट में इसमें बिकॉज रेडिएशन ऑफ सन, अब सन से ज़्यादा क्लोज आ गई ये लेयर, तो सन की जो रेज है यहाँ ज़्यादा आ रही है, तो सन की रेज ज़्यादा है तो गर्मी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा है ऑब्वियसली। फिर ये 2 कॉन्सेप्ट आपके एक नंबर में आ जाते हैं कि ऑरोरा बोरियलिस क्या है और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या है। तो बेसिकली नॉर्थ लाइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये साउथ लाइट इन सदर्न हेमिस्फीयर। याद हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया साउथ में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है। सदर्न हेमिस्फीयर में जो साउथ लाइट है उसको हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं बाय द पेनिट्रेशन ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल्स टू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम दिस। आप अगर नेट पे सर्च करो तो आपको दिखी होगी, बाकी आपने इंस्टाग्राम पे रील्स में भी काफ़ी बार देखा होगा, नॉर्दर्न लाइट्स भी इनको कहते हैं, ठीक है। एक नेचुरल लाइट डिस्प्ले है जो कि पोलर रीजन्स में बेसिकली होता है, हाई लैटिट्यूड एरियाज़ में, जैसे कि आर्कटिक हो गया, अंटार्कटिक वाला रीजन जहाँ पे हो गया, वहाँ पे ये होता है, ठीक है। बेसिकली क्यों बनता है ये? जो इंटरेक्शन होती है सन से जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। अब जो सन के चार्ज पार्टिकल है उसे हम कहते हैं सोलर विंड। तो सोलर विंड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के जब इंटरेक्शन होती है दोनों के बीच में, तब आपका ये बनता है। यूट्यूब पे वीडियो देख लेना कि कैसे फॉर्म होता है, आपको मिल जाएगी कोई ना कोई वीडियो, ठीक है, डिटेल में देखना हो तो, ठीक है। जब जो चार्ज पार्टिकल्स हैं सन के, यानी कि जो सोलर विंड है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर, अर्थ की जो एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं उसके साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो डिफरेंट लाइट्स जो है वो निकल के आती हैं, जैसे ग्रीन, पिंक, रेड, येलो, ब्लू, वॉयलेट, इस टाइप की, ठीक है। विंटर के मंथ्स में आपको दिख जाता है ये, जैसे कि आपका अलास्का, कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन टाइप के एरियाज़ में आपको ये जो लाइट है नॉर्दर्न लाइट्स ये आपको दिख जाएंगी। और फिर सिमिलरली इसकी बात करें ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की, तो इसको सदर्न लाइट्स भी बोलते हैं,
सदर्न हेमिस्फेयर में होती है ये। नेचुरल लाइट है सेम, जो अर्थ, जो सन के सोलर विंड है और सन के चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके बीच में और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ कॉन्टैक्ट में आके आपकी लाइट निकलती है। जब पार्टिकल्स हैं, जो ये सोलर विंड है, सन के पार्टिकल जो हैं, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जो है कोलाइड करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों कहाँ हैं? अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उनके साथ कोलाइड करते हैं तो लाइट एमिट करते हैं वेरियस कलर्स में, ग्रीन, पिंक, रेड कलर की। ठीक है, मोस्ट कॉमनली आपके सदर्न हेमिस्फीयर, जैसे कि अंटार्कटिका में आपको दिख जाएगी ये, न्यूजीलैंड, सदर्न ऑस्ट्रेलिया के जो विंटर मंथ्स में जब नाइट्स लॉन्गेस्ट होती है तब आपको ये देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब जो ये आइनोस्फीयर है, डिफरेंट लेयर्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के बेसिस पर हम इस लेयर को डिवाइड कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन क्या होता है? देखो, नॉर्मल देखें तो जो इलेक्ट्रिकल पावर को आप जनरेटिंग स्टेशन से ट्रांसपोर्ट करते हो ना, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से आपसे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसको बेसिकली इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो इस लेयर को हम डिवाइड कर सकते हैं। जो ये आपके है एक जोग्राफर है, इन्होंने लेयर्स को नेम किया है D, E, F एंड G लेयर्स। जो हाइट ऑफ दीज लेयर्स आर नॉट वेल डिफाइंड बट रफ एस्टिमेट्स ऑफ हाइट आर अवेलेबल। यानी कि आइनोस्फीयर में एक आपकी D लेयर है, एक E लेयर है, एक F लेयर है, एक G लेयर है, जो कि इन्होंने जो है उसको नेम किया है उन लेयर्स को। हाइट इतनी पक्का नहीं पता है, लेकिन फिर भी थोड़ी अप्रॉक्सीमेट रफली हम हाइट देख सकते हैं। कि देखो, अगर वीडियो बीच में रुक जाए तो नेक्स्ट वीडियो में आपका ये वाला टॉपिक आ जाएगा, क्योंकि थोड़ी रिकॉर्डिंग में वो काफ़ी टाइम से दिक्कत आ रही है। ठीक है, लंबी लंबी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। तो D लेयर अगर देखें तो ये 80 यहाँ से राइट, 80 से 90, तो ये इतनी लेयर आपकी कौन सी हो गई? D लेयर हो गई। ठीक है, ये जो लेयर है लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स के सिग्नल को एब्जॉर्ब करती है, रिफ्लेक्ट करती है। मतलब अगर देखो यहाँ पे आपके लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स आ गई, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स अगर इस D लेयर में आती है तो वापस से अर्थ पे भेज के इसको रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, और अगर मीडियम या हाई फ्रीक्वेंसी वेव यहाँ पे आती है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करती, उसको इसके अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, मेनली जो ये D लेयर है, इट इज़ एसोसिएटेड विद सोलर रेडिएशन एंड डिसअपीयर्स आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद जो है ये लेयर खत्म हो गई, क्योंकि तब सोलर रेडिएशन जो है नहीं आ रही, राइट। फिर मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स डू नॉट मूव व्हेन सन फ्लेयर्स इंक्रीज। ऑब्वियसली इसी लेयर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बताया ना कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं हाई, और जो आपकी मीडियम फ्रीक्वेंसी वेव्स है उसको ये D लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, और लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है अर्थ पे। फिर A लेयर जो है वो कैनेडी ने डिस्कवर करी थी, USA की, और हेवी साइड ऑफ इंग्लैंड इन्होंने डिस्कवर करी थी, तो इसलिए इसको कैनेडी हेवी साइड इन दोनों के नाम पे भी बोलते हैं। तो E लेयर का दूसरा नाम ये है। इसकी बाउंड्री जो है वो बेटर डिफाइंड है इन कंपैरिजन टू D लेयर, कि भाई 90 किलोमीटर से 160 तक। अब ये तो D थी, फिर यहाँ 90 था ना, फिर 90 से 160 तक जो आपकी ये जो लेयर है, ये कौन सी लेयर हो गई? E लेयर हो गई। ठीक है, ये जो लेयर है कब बनी थी? जब इंटरेक्शन हुआ था सोलर UV रेज फोटोन्स का विद नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड डिसअपीयर एज सून एज सनसेट अकर्स। तो ये लेयर भी जब सनसेट होता है तब ये लेयर डिसअपीयर हो जाती है। और कैसे बनता है? जब सन की जो UV फोटोन्स हैं वो नाइट्रोजन के साथ क्या आते हैं? कॉन्टैक्ट में आते हैं। ठीक है, तो ये लेयर जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मीडियम और हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करती है। D लेयर एब्जॉर्ब करती है, ये E लेयर रिफ्लेक्ट बैक करती है। ठीक है, फिर आती है आपकी F लेयर। अब F लेयर आपकी ये लेयर है F, D, E, F, G है ना, तो ये F आ गई आपकी, F लेयर आ गई D, फिर यहाँ पर इतना E है 160 तक, फिर ये F लेयर है। F लेयर के भी दो पार्टीशन है, एक है F1 और एक F2। जो दोनों लेयर जो हैं ये इन्होंने डिस्कवर करी थी, तो इसलिए इन दोनों को लेयर्स इनके नाम पे नाम पड़ जाता है इसका लेयर का। ठीक है, ये जो वो लेयर्स हैं जो कि मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो E भी रिफ्लेक्ट बैक करती है, और जो F है वो भी रिफ्लेक्ट बैक करती है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ट्रांसमिशन के लिए यूज़फुल है F लेयर्स। फिर G लेयर आती है यहाँ पे लास्ट में। G लेयर जो 480 किलोमीटर से ऊपर लाई करती है, प्रोबेबली परसिस्ट डे एंड नाइट बिकॉज इट इज़ हार्डली डिटेक्टेबल। तो इतना है, थोड़ा डिटेल में देखना हो तो आप सर्च कर सकते हो उसको यूट्यूब पे ही, कि भाई आइनोस्फीयर का डिवीजन कैसे होता है आइनोस्फीयर का। फिर लास्ट में आती है आपको एग्जॉस्फीयर, जो लेयर है वो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, और 400 किलोमीटर की हाइट तक ये आपकी जाती है। इसको एग्जॉस्फीयर कहते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लेयर ये है, और मर्ज कर देती है धीरे धीरे ये आउटर स्पेस में। कोई डिफाइंड बाउंड्रीज का नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम डेंसिटी एटमॉस्फेयर की उसकी लोअर लेयर में होती है ड्यू टू वेट ऑफ ओवरलाइंग लेयर्स। ऑब्वियसली बात है, मैक्सिमम डेंसिटी यहाँ हुई क्योंकि जो हैवी लेयर्स हैं उसके ऊपर प्रेशर जो है लोएस्ट पे लगता है, तो डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है। ऊपर जाते जाते जैसे एटमॉस्फेयर ऊपर जाओगे वैसे वैसे जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उनकी डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, डेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, ट्रोपोस्फियर आप देखोगे तो भाई वो इतना % वॉल्यूम, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। ओके, सो दिस यू कैन जस्ट चेक आउट, ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर। ओके, थर्मोस्फियर, इसका दूसरा नाम थर्मोस्फियर भी है। आइनोस्फियर बेसिकली अगर हम देखें, देखो अगर आप थोड़ा देखोगे ना, छोटी क्लासेस में आपको आइनोस्फियर नहीं बताया जाता, आपको ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एग्जॉस्फियर बताया जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ है, मतलब आइनोस्फियर को अगर हम डिफाइन करोगे तो आइनोस्फियर में थर्मोस्फियर, थोड़ा सा मेसोस्फियर,
और थोड़ा सा एग्जॉस्फियर का पार्ट आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। हाँ, लेकिन इसकी मेन चीज़ ये है कि इसके अंदर आयन्स है, ठीक है। तो ये जो थर्मोस्फीयर की बात यहाँ पे करी जा रही है वो इसी चीज़ की करी जा रही है, आप देख सकते हो इसको कि भाई मास और वॉल्यूम डिफरेंट लेयर्स का। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे अर्थ के एटमॉस्फेयर को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, होमोस्फेयर और हेट्रोस्फियर। तो जो अर्थ का लोअर पार्ट है उसकी हाइट इतनी है, उसको होमोस्फेयर बोलते हैं। होमोस्फेयर इसके बोलते हैं क्योंकि जो गैसेज है यहाँ पे वो होमोजीनियस रहती है, यानी कि सेम टाइप की गैस रहती है इतनी हाइट पे, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, जो बाकी गैसेज है वो भी यहाँ पे मिलेगी आपको, आर्गन, CO2, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनन और ओजोन, ठीक है। और नेचुरल होमोजेनिटी है इसकी, ठीक है। और जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बनाइजेशन जो है उसकी वजह से विद द इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे फॉसल फ्यूल्स हम कर रहे हैं तो इसलिए जो होमोस्फियर है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। CO2 की जो संख्या है जो बेसिकली कंसनट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ दिस, तो इस लेयर में थोड़े बहुत चेंजेस जो हैं आपके आ रहे हैं, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड टेम्परेचर जो है वो अर्थ का बढ़ रहा है। तो यू कैन जस्ट चेक आउट दिस रेडियस ऑफ अर्थ, फिर ये होमोस्फियर है इतनी लेयर तक, फिर ये आपकी आ जाती है ये हेट्रोस्फियर है, ठीक है। तो होमोस्फियर बता दिया ना क्या है, ये वाली जो लेयर है आपकी 0 से इतने तक। फिर आपकी ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन लेयर है, हेट्रोस्फियर है, फिर ये एटॉमिक ओजोन लेयर है, फिर हीलियम लेयर है, अभी बताती हूँ इसको आगे देखो। हेट्रोस्फियर, तो ये आपका आ गया हेट्रोस्फियर, ये आपकी 100 किलोमीटर तक एक्सटेंड होगी, हाईएस्ट लिमिट्स है ये एटमॉस्फेयर की। इसको हेट्रोस्फियर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज मिलेंगी आपको, सेम टाइप ऑफ गैसेज नहीं मिलेगी जैसे मैं यहाँ देखा था। ये हेट्रोस्फियर जो है मैनकाइंड के लिए यूज़फुल नहीं है, होमोस्फियर यूज़फुल है मैनकाइंड के लिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है होमोस्फियर में हम करते हैं जैसे कि ये सारी, ठीक है। लेकिन हेट्रोस्फियर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वगैरह हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो आगे हम देखते हैं हेट्रोस्फियर, ये पूरा हेट्रोस्फियर है आपका, ये इसके कुछ पार्ट्स करे गए हैं जैसे कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन लेयर, ठीक है। हेट्रोस्फियर का पार्ट मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन लेयर 90 से 200 किलोमीटर के बीच में है और नाइट्रोजन ज़्यादा मिलेगी यहाँ पे। एटॉमिक ऑक्सीजन लेयर, एटॉमिक ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। फिर हीलियम लेयर, हीलियम यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। और एटॉमिक हाइड्रोजन लेयर, टॉप मोस्ट लेयर है ये, और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। यहाँ पे मिलेगी मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, यहाँ पे एटॉमिक हाइड्रोजन, हीलियम लेयर, एटॉमिक ऑक्सीजन, ये हेट्रोस्फियर का पार्ट है। तो जो केमिकल कॉम्पोजिशन देख लेना एटमॉस्फेयर का, होमोस्फियर जो मैनकाइंड के लिए यूज़फुल है, इन एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है, और हेट्रोस्फियर, हेट्रोस्फियर के फिर हमने 4 जो टाइप्स हैं वो भी पढ़ लिए हैं। लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, लाइफ ऑब्वियसली गैसेज होती हैं, ब्रीदिंग के लिए काम आती है। CO2 आपकी फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है, वेदर एंड क्लाइमेट को मेंटेन करते हैं। हीट बैलेंस बताया था ना यहाँ पे मैंने आपको तुम्हें कि भाई वाटर पार्टिकल्स, वाटर वेपर जो है एज अ ब्लैंकेट एक्ट करते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस का इफेक्ट आपको पता ही है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है उसकी वजह से। UV रेज से बचाती है ओजोन लेयर। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ये बताया ना, रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स को, ऑब्वियसली उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। एयरवेज में, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, मेरे को कमेंट में बता दो कि भाई इनमें से कौन सी लेयर में जो है आपके एयरप्लेन्स उड़ते हैं। फिर सेफ गार्ड अगेंस्ट मीटियोराइट्स, ठीक है, मतलब जो आपके पत्थर जिसमें आग लगी होती है वो आपके स्पेस में से अर्थ पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत सेफ गार्ड प्रोटेक्शन मिल जाती है, इनकी स्पीड कम हो जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से, ठीक है। ये आपके पढ़ लेना है इसको एक बार, समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये आपकी कुछ डेफिनेशंस है यहाँ से आ जाती है। एंड अगर लेक्चर देखा हुआ तो क्लियरली आप ये सारे क्वेश्चंस जो हैं कर लोगे, एक बार इसको रीड कर सकते हो। एंड फिर यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सेम टाइप के क्वेश्चन है, एंड ये छोटे क्वेश्चन हैं आपके आ जाएंगे, कुछ भी नहीं है। अगर आपने ध्यान से चैप्टर सुना होगा तो सारे के सारे क्वेश्चन आप इससे इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। 3rd चैप्टर है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।